संस्कृति कुटुंब के राजनीति से जुड़ा हुआ जो चुनावी चौपाल है, उसमें आज हम मुलाकात कर रहे हैं एक और राजनीतिक शख्सियत से। नाम जितेंद्र सिंह सोलंकी है और इनके बारे में आप हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। आज हम आपसे बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। जी। कैसे देख रहे हैं पूरा चुनाव? सबसे पहले तो मैं संस्कृति के सभी व्यूअर को मेरी ओर से नमस्कार करता हूं। और विधानसभा चुनाव जो है वो जनता का है इस बार। जी। किसान का है, मजदूर का है, युवा का है। इस बार राजनीतिक दल चुनाव में तो होंगे, लेकिन जो उसको पलटने का काम भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को उजागर करके और पलटने का काम मध्य प्रदेश की जनता करेगी। और ये चुनाव निश्चित ही कांग्रेस के पक्ष में होगा। मैं इस चुनाव को ऐसे देखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लोगों से आशीर्वाद ले रही है। कांग्रेस की भी आज से जन आक्रोश रैली शुरू हो गई है। क्या अंतर है दोनों में? देखिए, आशीर्वाद तो जनता देगी और जनता खुद जाकर आशीर्वाद दे सकती थी अगर इनने काम अच्छे करे होते। आज इनकी नौबत ये आई है कि इनको गली गली जाकर लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है, अपनी बातें बतानी पड़ रही हैं, झूठी सच्ची पुरानी बातें ये सब करना पड़ रहा है। और जनता के बीच में जाकर सिर्फ एक माहौल बनाने जैसा मैं इसको समझता हूँ। आशीर्वाद जनता बिल्कुल नहीं दे रही। जनता के अंदर आक्रोश है और इसी आक्रोश को देखते हुए माननीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा का शुभारंभ किया है और इसका आज शुभारंभ हरदा जिले से हो भी गया है। मध्य प्रदेश में जो 2023 में है, कांग्रेस सरकार बनाती है के दावे कर रही है। जी। 18 में भी ये चीजें रही थी, तो 18 और 23 में क्या बड़ा अंतर अभी तक नजर आ रहा है? देखिए, 2018 में भी जनता ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया था। कांग्रेस की सरकार बनी थी और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर सिंधिया जी को अपने साथ मिलाकर और विधायकों को खरीद फरोख्त करके कमलनाथ जी की सरकार गिराई। जनता उस चेहरे को भी देख चुकी है। पहले तो विरोध था, इसके कारण 2018 में सरकार बनी। पर जब वो एक नया चेहरा और भारतीय जनता पार्टी का देखा, जिस तरीके से जनता ने एक स्वीकारता के साथ कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था मध्य प्रदेश का, जनता चाहती कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे। वो जैसा आज उन्होंने छिंदवाड़ा के अंदर एक काम किया है, उस काम को वो जनता देखना चाहती थी कि हमारे मध्य प्रदेश में हर एक गांव में, हर जिले में, हर जगह वो काम हो, जो कि हो नहीं पाया। तो जनता इससे बहुत दुखी है और जनता इसका भरपूर जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी। 2018 में कांग्रेस बहुत करीब आ गई थी पूर्ण बहुमत के, लेकिन थोड़ा सा अंतर रह गया था पूर्ण बहुमत से। हालांकि सरकार कांग्रेस की बन गई थी। 23 में पूर्ण बहुमत आ जाएगा, इसकी क्या प्लानिंग कांग्रेस की रही है विधानसभा के बिल्कुल, अनुसार? हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा भी है कि हम 150 पार करेंगे और निश्चित ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम 150 पार करेंगे और सरकार बहुमत के साथ बनेगी और बहुत मजबूत सरकार बनेगी। और कमलनाथ जी 5 साल और 5 साल के बाद आने वाले सालों में भी कांग्रेस का परचम यहाँ लहराएंगे और विकास की गंगा यहाँ जरूर बहाएंगे। 2018 में कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कर्ज माफी का मुद्दा रहा था, कमलनाथ जी का चेहरा कहीं ना कहीं रहा था। बावजूद इन दोनों चीजों के हम देखें तो भोपाल से निकलते ही पूरा नर्मदापुरम संभाग रह जाता है, इधर खंडवा के पास तक पहुंच जाते हैं। जी। यहाँ पर कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा पाई, जबकि किसान का भी बड़ा बेल्ट रहा है। जी, निश्चित। आपका कहना बिल्कुल सही है। हम कहीं न कहीं पीछे रहे और उसका बहुत बड़ा कारण हमारा संगठन का कमज़ोर होना रहा। परस्पर नेताओं का आपस में सामंजस्य और तालमेल की कमी रही, जिसके कारण हम पिछले चुनाव में हम यहाँ कमज़ोर रहे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती। लेकिन इस बार कमलनाथ जी ने पूरी ताकत के साथ यहाँ संगठन के लोगों को
एकजुटता में बांधा है, नेताओं को एक धागे में पिरोया है और उसका आपको रिजल्ट आने वाले चुनाव में निश्चित ही देखने को मिलेगा। और होशंगाबाद जिले में भी कांग्रेस की सभी सीटें जीतेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान आए हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। अगर हम देखें तो कांग्रेस में भी संगठन में कई अनुषांगिक संगठन है, कई ब्रांचेस हैं, लेकिन जो टीम है वो कांग्रेस की नहीं दिख पाती है। आ, नहीं, आप शायद पिछले कुछ कार्यक्रमों को आप अगर देखेंगे उठा करके तो आपको निश्चित ही देखने को मिलेगा कि हमारा ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम हुए, उसमें मंडलम, सेक्टर और बूथ लेवल के बीएलए वगैरह सभी लोगों की मीटिंग हुई। तो निश्चित ही हम आज बीएलए और बूथ लेवल पर हैं और सेक्टर पर हैं, मंडलम पर हैं और ब्लॉक पर हैं। हम लोगों ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे जिले में बिल्कुल रूट लेवल तक कार्यकर्ता को तैयार किया है और कार्यकर्ता हमारा इस बार पूरे जोर शोर से कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने के लिए तैयार है। फिर भी कहीं ना कहीं चाहे महिला कांग्रेस हो, छात्र संगठन हो, युवक कांग्रेस हो, और भी जो दूसरे कुछ एक दो संगठन कांग्रेस के और हैं जो काम करते हैं, तो उनमें हमें ग्राउंड लेवल तक की टीम नहीं दिखती है। जिला या ब्लॉक तक की एक टीम कई जगह नजर आ जाती है, लेकिन ग्राउंड पे पूरी टीम नहीं दिखती है। निश्चित ही आपका कहना सही है, क्योंकि इसका मुख्य संगठन जो मैन कांग्रेस होता है और दूसरे सभी विंग जो होते हैं उसके सहयोगी दल होते हैं। तो सहयोगी के तौर पर आज अगर हम देखेंगे तो चाहे अनुसूची हो, यूथ कांग्रेस हो, चाहे आपके महिला कांग्रेस हो, सभी की भूमिका है और निश्चित ही वो इस बार ब्लॉक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम जरूर कर रहे हैं। और आपका कहना जरूर ये हम सही मानूंगा कि कहीं कुछ कमी है, उन कमियों को भी सुधारा जा रहा है और बड़े बदलाव की उम्मीद है। कमलनाथ जी बदलाव भी कर रहे हैं और संगठन को और ताकत मिले, ऐसा काम भी आगे हो रहा है। बात अगर हम नर्मदापुरम जिले की करें तो जी चारों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काबिज है। जी पहले कांग्रेस का गढ़ भी हुआ करता था ये जिला, जी। लेकिन 15-20 साल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें सेंध लगा ली। अब कांग्रेस अपना गढ़ कैसे वापस पाएगी? जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी चीज यहाँ स्थायी नहीं है, हम इस संसार में हैं और जिस झूठ के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ आई थी और हर बार हर 5 साल में कुछ नया झूठ जनता के सामने रखा। जनता मध्य प्रदेश की भोली भाली है, जिले की भोली भाली है, कहीं ना कहीं इनके झूठे जाल में चाहे झूठे छलावे वादे हों, चाहे आप देखेंगे धर्म के नाम पर कोई बात हो, इसका फायदा उठाकर भोली भाली जनता को बहकाकर बहुत शासन भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। लेकिन आने वाले समय में मुद्दों की राजनीति है और मुद्दे पर जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ के वोटर हैं, वो वोट करेंगे और मुद्दा बड़ा होगा बाकी सब चीजों से। किसी भी राजनीतिक दल में सबसे प्रमुख माना जाता है कार्यकर्ता, जी कि नेता भीड़ इकट्ठा कर सकता है, जी माहौल बना सकता है, लेकिन चुनाव जो जिताने का प्रमुख काम है वो कार्यकर्ता करता जी है। बिल्कुल। अगर हम कांग्रेस में देखें तो इतने सारे गुट हो गए हैं कि जो मूल कार्यकर्ता कांग्रेस का है वो घर बैठ गया है। निश्चित ही देखिए, ये हर जगह होता है, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे या किसी भी संगठन में देखेंगे, कहीं ना कहीं आज जरूरत सभी पार्टियों को है एक जागरूक कार्यकर्ता की, जो कार्यकर्ता तेजी के साथ काम कर सके। जैसे हमारे कुछ सीनियर कार्यकर्ता हैं, आज उन लोगों से सबसे मार्गदर्शन लिया जा रहा है। यूथ आगे आए हैं, यूथ चाहे आप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में देखें, मंडलम में देखें, सेक्टर में देखें, हमको यूथ मिलेंगे। और हम जितना भी यूथ है, सभी को कमलनाथ जी ने एक चीज कही है कि जो भी यूथ आज काम कर रहा है तो वो अपने जो सीनियर हैं उनसे मार्गदर्शन लेते हुए आगे काम करें और निश्चित ही उसका फायदा हमें आने वाले चुनाव में मिलेगा। आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे। अगर हम अब व्यक्तिगत आपकी बात करें तो जी दावेदारों में एक नाम आपका भी चर्चाओं में रहा है कि जितेंद्र सोलंकी भी एक दावेदार हो सकते हैं। जी। किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव सिवनी मालवा का? देखिए, मुझे लगभग मैं 2010 में यूथ कांग्रेस का चुनाव पहली बार सिवनी मालवा में, जब चुनाव संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और संगठन के जब चुनाव हुए उसमें पहली बार मैं विधानसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस से बन के आया। उस समय वोटिंग से चुनाव हुए, मैं यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष बन के आया। उस समय से मुझे जो संगठन में काम करने का एक मौका मिला और मैंने लगातार संगठन में रहते हुए
काम किया। उसके पहले मैं एनएसयूआई के संगठन में साथ काम किए, कॉलेज में छात्र जीवन से राजनीति करी। उसके बाद जो पहला मेरा पड़ाव था, वो बड़ा पड़ाव एक था कि यूथ कांग्रेस का चुनाव। उस चुनाव के बाद निश्चित ही मैंने पूरी विधानसभा का भी एक यात्रा करी। जब उस समय आधार कार्ड कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, डायरेक्ट बेनिफिट योजना को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक पदयात्रा करी। तो उसका भी मुझे एक बड़ा अनुभव मिला। दूसरा, उसके अलावा भी मेरे द्वारा कई जगह पर काम करे गए। तो जो मैंने इस विधानसभा में देखा, पोटेंशियल बहुत है, यहाँ कार्यकर्ता बहुत अच्छा है कांग्रेस का, सारी चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं हमें और सुधारने की ज़रूरत है, तो हम उसको सुधार रहे हैं। किस तरीके से अपनी दावेदारी देख रहे हैं? क्या दावेदारी मजबूत होने के कारक आपको नजर आते हैं? देखिए, निश्चित ही जैसे मैंने कहा कि मैं यूथ कांग्रेस में रहा, यूथ कांग्रेस में लगातार मेरे द्वारा यहाँ काम किए गए। उसके बाद मेरे द्वारा यहाँ राजीव गांधी पंचायत राज संगठन में रहा। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन में मुझे जो बारीकियाँ होती हैं संगठन की, वो मुझे सीखने को मिली। उन बारीकियों के बाद मैं सेवादल में आया। सेवादल भी एक यहाँ मुख्य संगठन है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का। मुझे इसमें भी जो एक ज़मीनी स्तर पर काम करने की मुझे जो एक क्या कहना चाहिए उसको, शिक्षा मिली, उसके साथ मैं यहाँ अपने आप को काफ़ी मजबूत संगठन के तौर पर मानता हूँ। दूसरा, परस्पर मेरे संपर्क यहाँ व्यक्तिगत लोगों से हैं और बिना कोई सामाजिक बंधन के यहाँ लोगों के बीच में मेरा जाना-आना, मिलना-जुलना सारी चीज़ें हैं। और मैं मानता हूँ कहीं न कहीं सिवनी मालवा विधानसभा एक युवा को नेतृत्व देना चाहती है, जिसे मैं मानता हूँ कि मैं कहीं न कहीं खरा उतर पाऊँगा। राजनीति में जातिवाद की बातें भी कही जाती है, जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। सिवनी मालवा विधानसभा में क्या स्थिति, आपको ऐसा लगता है कि जातिवाद कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, निश्चित ही इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो भी प्रत्याशी यहाँ विधानसभा का टिकट लेके आएगा, तो वो जिस भी जाति से ताल्लुक़ रखता होगा, उसके जो लोग हैं, कुछ परसेंट उसके साथ कहीं न कहीं आते हैं। तो इसका फ़ायदा तो प्रत्याशी को ज़रूर मिलता है, ये मैं मानूँगा। लेकिन सबसे बड़ी एक जो चीज़ होती है, वो होती है कि आपको 100% जातिवाद का फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कहना गलत होगा। सिवनी मालवा विधानसभा में हमने देखा है, चाहे पिछला कार्यकाल भाजपा का देखा जाए, जी। कि जातिवाद से हटके भी वोटिंग यहाँ पर रही है। उनकी समाज की वोटें कहा जाए तो बहुत कम थी। जी, 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 जी। हाँ, ये मैं आपसे बिल्कुल वही चीज़ कह रहा हूँ। मैंने इसीलिए आपसे कहा कि जातिवाद पे चुनाव हो, ऐसा कहना गलत होगा, इसीलिए मैंने आखिरी में ये शब्द कहा। लेकिन जातिवाद का फ़ायदा ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि जिस सामाजिक स्तर पर जिनके वोट ज़्यादा हैं या समाज है, उसका लाभ तो मिलता है। निश्चित ही हमने जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रेम शंकर वर्मा, अगर आप यहाँ बात करेंगे तो उनको लाभ मिलता है। तो ये कहना भी गलत है कि अगर आपके सामाजिक वोट हैं, वोट बैंक है, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, ये भी कहना गलत है। और ये भी कहना गलत है, सिवनी मालवा ने दोनों के उदाहरण दे रखे हैं, जो आपके सामने हैं पिछले चुनाव में। तो एक ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ टिकट दिया गया जिसके सामाजिक गणित में यहाँ कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था। और एक ऐसे व्यक्ति को भी टिकट दिया गया जिसका सामाजिक अस्तित्व बड़ा है। तो जो एक विधानसभा है हमारी सिवनी मालवा विधानसभा, ये अपने आप में एक बड़ा फार्मूला देने वाली विधानसभा कहेंगे कि जिसने दोनों तरीके से आपको रिजल्ट दिए हैं। यहाँ आप किसी एक पैटर्न को लेके चुनाव लड़ नहीं सकते आप। सिवनी मालवा विधानसभा देखें तो केसला से शुरू होती है, डोलरिया होते हुए सिवनी मालवा तक आती है। बहुत बड़ी बेल्ट है। जी। तो इस पूरी बेल्ट में कैसे संपर्क आप बना पाते हैं सभी लोगों से? निश्चित ही जैसे मैंने बताया है, हमारी विधानसभा बहुत बड़ी विधानसभा है। लगभग 2 लाख सवा 2 लाख यहाँ वोटर हैं, 318 बूथ हैं, बड़ा एरिया है और गांव बहुत हैं। यहाँ एक शहर के नाम पर सिर्फ हमारे पास एक सिवनी मालवा शहर है और यहाँ बहुत बड़ा एरिया गांव का और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल के साथ साथ तो इसका जो क्षेत्रफल जिस तरीके से फैलाव है, उस अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे बड़ी विधानसभा है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं जब यूथ कांग्रेस में था तो मैं निरंतर यहाँ पदयात्रा
मैंने करी, उसका मुझे लाभ मिला। दूसरा, मेरे संपर्क बहुत लोगों से हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि राजनीतिक संबंध मेरे हैं, प्लस मेरे व्यक्तिगत संबंध लोगों से हैं, और मेरा निरंतर ये नहीं कि आज चुनाव है तो मुझे मिलने जाना है, कार्यक्रम में जाना है, करना है, ऐसा नहीं है। मेरा निरंतर संपर्क लोगों के बीच में रहा है, व्यक्तिगत रहा है, व्यावहारिक है, सामाजिक है। हर तौर पर मैं लोगों के बीच में उठा बैठा हूँ, तो निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा, और आसानी से अगर मुझे ये प्रत्याशी बनाया जाता है तो मैं आसानी 1 नंबर बूथ पापन से लेके डांडीवाड़ा तक आराम से इसको कवर करने में सक्षम हूँ। कांग्रेस के जब सांसद यहाँ पर थे राव उदय प्रताप सिंह, जी, आपकी घनिष्ठता भी जी, काफी जी, रही। जी, फिर एक घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। जी। इस बीच चर्चाओं का दौर लगा रहा कि जितेंद्र सोलंकी भी उनके साथ भाजपा में शामिल हुए। क्या रहा था पूरा घटनाक्रम? ये निश्चित ही देखिए क्या होता है जब कोई किसी के बहुत करीब होता है और ऐसी कोई घटना होती है तो उसका बड़ा एक असर तो पड़ता है, साथ साथ लोगों को कहने को भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और निश्चित ही एक घटनाक्रम हुआ था जब मैं डोलरिया में कार्यालय में था, अपने कार्यक्रम था उनका भाजपा का, जब वो भाजपा में चले गए थे उदय प्रताप जी। तो उनका एक फ़ोन मुझे आया कि मुझे 2 मिनट मुलाकात करनी है। तो चूंकि एक फॉर्मल मुलाकात थी शायद, मुझे ऐसा लगा। जी। और क्या होता है जब आप किसी के साथ लंबे समय काम करते हैं तो उसमें भाजपा या कांग्रेस ये नहीं देखा जाता। और उन्होंने अपन मुझसे ये भी नहीं कहा था कि मैं आपको भाजपा ज्वाइन कराऊंगा, ये करूंगा या वो करूंगा। तो नॉर्मल जो हमारी एक उनसे भेंट होनी थी, तो मैंने उनसे मुलाकात करी, और उसी बीच तुरंत बहुत सारे फोटो और ये वो सब खिंचे, और दूसरे दिन पेपर में आ गया कि जितेंद्र सोलंकी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। जो कि बिल्कुल गलत है, मैं भाजपा में ज्वाइन नहीं हुआ। हाँ, उदय प्रताप सिंह के साथ उस समय जब वो भाजपा में गए, उस समय तक मेरी आत्मीय एक भावना या वो रहता है, हमारा नेता रहे हमारे साथ, हम लंबा काम किया, 5 साल हम लोगों ने उनके साथ काम किया, यूथ कांग्रेस का चुनाव उनके साथ लड़ा, संगठन की बारीकियां देखी, कांग्रेस यहाँ बिल्कुल कमजोर थी, उनके साथ मजबूत करी हम लोगों ने। तो काफी लंबा समय हम लोगों के साथ रहे थे। तो मैं दुखी भी था, और जब ये सब घटनाएं हुई तो उसके बाद खंडन भी हम लोगों द्वारा किया गया था। इस हमारे और वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम भी आया था, उनके द्वारा ही खंडन किया गया था। और उसके बाद हम किसी संगठन में मैं रहा नहीं, भाजपा के किसी संगठन में नहीं रहा। कोई मेरी सक्रियता की जो उनकी साथ रसीद वगैरह कटती है, सदस्यता रसीद कटती, मेरी कोई सदस्यता रसीद वगैरह कुछ ना कटी, कुछ भी नहीं कटी। और मैंने कांग्रेस भी नहीं छोड़ी। बस ये जरूर हुआ था कि चूंकि घटना क्रम बड़ा था, और मैं काफ़ी उससे आहत हुआ, क्योंकि आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत मन से कोई काम करते हैं और जी जब हाँ। वो टूटता है तो बड़ा दुख होता है। तो जिस व्यक्ति के साथ, जिस लीडर के साथ हमने बहुत ताकत के साथ कांग्रेस को मजबूत किया था, काम किया था, आगे के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, जब वो धराशायी होती हैं या टूटती हैं तो तकलीफ होती है। तो वो सब चीज़ें जब मेरे साथ हुई तो मुझे बड़ा असहज लगने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, नहीं जाऊं, कार्यक्रम में जाऊं। तो मैं अपने नॉर्मल होके, और उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में, उसमें मैं निरंतर जुड़ा रहा। और चूंकि वो रूट लेवल पर, एकदम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, उनका कोई भी काम ऐसा दिखावे वाला नहीं होता है, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का। तो उनके साथ रेगुलर, चाहे चुनावी प्रशिक्षण हो, चाहे कहीं चुनाव हो रहे हों तो वहाँ चुनाव कराने के लिए, संगठन के चुनाव हम लोग जाया करते थे, चाहे प्रभारी कहीं बनते थे तो प्रभारी बन के हम लोग जाया करते थे। तो वो संगठन के काम कांग्रेस के लगातार करता रहा। उस बीच में रहा मैं, मीनाक्षी जी के साथ काफ़ी कैंप वगैरह भी करे। और फिर जब दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा परिक्रमा यात्रा चल रही थी, मुझे लगा कि अब मुझे वापस चूंकि क्या होता है, इसको कह सकते हैं अपन कि जैसे किसी को कोई कीड़ा होता है, तो जैसे राजनीति का कीड़ा कह लें हम, या ये भी कह सकते हैं कि एक अंदर से एक वो होता है कि नहीं साहब, काम करना है, लोगों के लिए काम करना है। तो राजनीति बेसिकली मेरा कोई व्यापार नहीं है, या राजनीति ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहा हो राजनीतिक। पापा जी निरंतर जुड़े रहे, यहाँ जो हजारी लाल जी रघुवंशी जी थे उनके साथ इस शुरुआत से उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, और अच्छा उनका वो रहा, लेकिन कभी उन्होंने कोई पद वगैरह कुछ नहीं लिया। लेकिन निश्चित ही जो एक कांग्रेस की विचारधारा हमारे अंदर थी, और हमारे परिवार ने निरंतर ही लोगों की मदद करना, लोगों की साथ खड़े होना, उनकी तकलीफों में साथ देना, तो ये सब चीज़ें थी, वो जो अंदर एक रहता है वो था। तो वो चीज़ वापस आई, तो वो दिग्विजय सिंह जी जब यात्रा हुई, अरुण यादव जी से बात हुई, सब चीज़ें हुई, उन्होंने कहा आ जाओ।
बड़ी आज से शुरुआत करो फिर से दूसरी पारी की। तो हम नर्मदा परिक्रमा में यात्रा में उनसे बाबई में मुलाकात हुई। आर्य हमारे परिवार के हैं, उनके यहाँ विश्राम था उनका यात्रा का। तो वहीं उन्होंने हमको सब माला पहना के बोले चलो आज से शुरुआत करो। तो वो जो शुरुआत हमने फिर से करी दूसरी पारी की, तो निरंतर अभी तक हम चल रहे हैं। और आज मैं राजीव गांधी पंचायत संगठन के बाद आज सेवा दल का जिला अध्यक्ष हूँ और निरंतर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सेवादल किस प्रकार का संगठन है, कांग्रेस का किस तरह से काम करता है? देखिए, बेसिकली जो सेवा दल का जो शुरुआत में जो सेवा दल बनाया गया, तो आप देखेंगे कि सोच के साथ सेवा दल बना। जो हमारे संस्थापक थे एन.एस. हार्डिकर जी, नारायण सुब्बाराव हार्डिकर जी, उनके द्वारा, और नेहरू जी, देश आजाद नहीं हुआ था उसके पहले संगठन बना और इसका मुख्य उद्देश्य था देश की आजादी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कैसी मदद की जा सके। आज हमारी जो सफेद पोशाक है, इस तरह कबूतर होता है ना, एक आपको एक चिट्ठी डाली और डाकिए का काम करता है। सेवा दल का एक मुख्य काम था क्रांतिकारियों तक सूचना एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। सेवा दल का एक मुख्य काम था कि सेवा दल ने हमेशा लोगों को जोड़ने का काम किया। सेवा दल ने कभी किसी को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ने का काम नहीं किया। और जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद एक काम और दिया गया जी। नेहरू जी द्वारा, जो काम था संगठन निर्माण का। और अगर आप उसको एक देसी भाषा में बात करें तो नेता बनाने की फैक्ट्री, जिसमें कांग्रेस की विचारधारा बताई जाती थी, जिसमें भारत क्या है, यहाँ के लोग क्या हैं, लोगों की जरूरतें क्या हैं, उन चीजों को बताया जाता था। और एक नेता तैयार किया जाता था, नेता जो सेवक हो जनता का, जो जातिवाद की बात ना करे, जो धर्म की बात ना करे। एक ऐसा नेता तैयार करने का काम सेवा दल का था। वही मेरा भी सवाल यह था कि सेवा दल एक समय कांग्रेस में काफी ज्यादा मजबूत था, पकड़ थी। कांग्रेस पार्टी जो है वो सेवा दल के अनुसार चला करती थी। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक संगठन बिल्कुल बिल्कुल सही बनता कह रहे नजर हैं, आ गया क्योंकि है। सेवा दल का जब नाम था तो सेवा दल का नाम था हिंदुस्तानी सेवा दल। ये आजादी के बाद और कुछ समय सत्ता में रहने के बाद सभी लोगों ने निर्णय किया इसका नाम कांग्रेस सेवा दल रखा जाए। और निश्चित ही कांग्रेस की विचारधारा के साथ सेवा दल का निर्माण हुआ था, इसलिए उसका नाम भी परिवर्तित किया गया। और जो भूल हुई सेवा दल को कमजोर करके, उस भूल को सुधारते हुए वापस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी को बनाया गया, जो एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं और बहुत ही अच्छे विचारक हैं वो। तो उनके द्वारा फिर से पुनः निर्माण सेवा दल का किया जा रहा है और उसके द्वारा बहुत सारे काम भी किए गए हैं, जिसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में देखा जाएगा। क्योंकि हम लोग उपचुनाव में मुरैना में सेवा दल की काफी बड़ी ड्यूटी लगी थी। भिंड मुरैना के लगभग जो उपचुनाव में जो विधानसभा थी, और वहाँ जहाँ जहाँ पे सेवा दल की ड्यूटी लगी थी वहाँ बहुत अच्छे परिणाम आए, देखने को मिले। और आने वाले चुनाव में भी आपको सेवा दल की भूमिका जरूर दिखेगी। चुनाव में कांग्रेस एक मजबूती से पूरा चुनाव लड़ रही है। इसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो भी नजर आ रहा है। आप यात्रा में भी शामिल रहे थे, जी, तो कैसा क्या अनुभव था, किस तरह की यात्रा थी वो? देखिए बहुत ही अविस्मरणीय था। मतलब जब मैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए जा रहा था, तो मुझे जो एक दिमाग में कोई पिक्चर आपको बनती है, कोई चीज़ बनती है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, कि यहाँ क्या होगा, कैसे होगा। जब उस यात्रा में जाने के लिए यहाँ से घर से निकला तो बहुत सारी चीज़ें थी, यात्रा ऐसी होगी, सोफिस्टिकेटेड होगी और बड़ा वो होगा इसमें। लेकिन जब मैंने उसको देखा, उस यात्रा को, तो वहाँ जाकर देखा कि राहुल गांधी इतने सहज ढंग से लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। अगर कोई खड़ा हुआ है कहीं तो उसको हाथ से अभिवादन कर रहे हैं। कोई बच्चे दूर खड़े हैं, मतलब उनको ऐसा नहीं था कि साहब कोई बड़े नेता खड़े हैं तो उनसे जाके मिलना है, ऐसा नहीं। जो गरीब आम व्यक्ति था
उससे इतने आसानी से मुलाकात हो रही थी राहुल जी की, जो कि राहुल जी की छवि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बनाई थी, वो छवि को तोड़ने का काम उस भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। भाजपा ने जिस तरीके से नफरत की एक राजनीति बनाई थी, उस नफरत को तोड़ने का काम भारत जोड़ो यात्रा ने किया है। भारत में जिस तरह का एक आपसी लोगों को तोड़ने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उसको उस भारत जोड़ो यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। निश्चित ही उस यात्रा का लाभ हमें पूर्व में भी कुछ राज्यों में मिला है, और हमें मध्य प्रदेश में और आने वाले जिस जिस स्टेट में चुनाव है वहां पे भी भारत जोड़ो यात्रा का हमें लाभ जरूर मिलेगा। भारत जोड़ो का यात्रा का जो लाभ मिल रहा है, कांग्रेस का एक नया गठबंधन यूपीए से इंडिया जी करके बना है, जी लेकिन उस गठबंधन के बनने के बाद से ही जो सहयोगी दल हैं उनके कुछ बयान ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को असहज कर दे रहे हैं। वो भाजपा को राजनीतिक तौर पे, भाजपा जिस तरीके की राजनीति करना चाहती है जी वैसा मुद्दा मिल जा रहा है, चाहे वो डीएमके वाला के नेताजी का बयान रहे जी 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 या साउथ के कुछ और नेताओं के जी जी बयान। जी देखिए, अब इसमें अपन इस चीज़ों को मुद्दे तो जरूर बनते हैं, पर इसको कहीं ना कहीं आपको ये सोचना भी पड़ेगा कि ये व्यक्तिगत बयान होते हैं लोगों के। ये इंडिया गठबंधन का बयान नहीं था, या इंडिया गठबंधन के कोई एक पर्टिकुलर किसी प्रवक्ता का बयान नहीं था। आप देखेंगे व्यक्तिगत बयान था, और क्यों दिया, क्या सोच थी उनकी, किस स्तर पे उनने उस बात को रखा, उससे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि हम सनातनी हैं, और सनातन के बारे में जब भी कोई बात होगी तो तकलीफ होगी। जैसे दिग्विजय सिंह जी हमेशा कहते हैं कि हिंदू तो हूँ, लेकिन सनातनी हिंदू हूँ। जी। तो जो सनातनी है, ये तो एक हमारी सभ्यता है, और हम सब सनातनी हैं। तो इस तरीके के जो बयान आते हैं, निश्चित ही इससे हमें नुकसान जरूर होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत कांग्रेस के या इंडिया गठबंधन का ये एक वो बयान में इसको नहीं मानता। और निश्चित ही आप देखेंगे कि आप भी मीडिया से हैं, लेकिन कुछ मीडिया ने जिस तरीके से राहुल जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप या उनकी छवि खराब करने का काम किया है, या आज अपन कुछ मीडिया देखते हैं, कुछ मीडिया हाउस हैं जो व्यक्तिगत एकदम कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, तो इन सब चीज़ों का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मिलता है। लेकिन इस पूरी चीज़ों को अब भारत की जनता समझ चुकी है, और अब किसी भी तरीके, किसी भी छलावे में भारत की जनता आने नहीं वाली है, और निश्चित ही देश में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जी, बात अब मध्य प्रदेश की कर लें तो मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा आने वाला है 2023 में, अगले 1-2 महीनों में जी यही घोषणा भी लगभग जी संभावित तौर पर हो जाएगी। जी जी किन मुख्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में रहने वाली है? देखिए, आने वाले 18 सालों में बहुत सारी घोषणाएं ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। इतनी घोषणाएं हैं कि शायद मेरे ख्याल से उनको भी नहीं मालूम कि हमने क्या क्या करना था, क्या नहीं करना था। दूसरा, आज मध्य प्रदेश की मतलब जनता के ऊपर पर व्यक्ति लगभग 55 से 60 हजार रुपए का कर्ज आज की डेट में बना बैठा है। अभी आप देखेंगे, पत्रकार में मैंने देखा, समाचार पत्रों में कोई बहुत बड़ा कर्ज अभी कुछ इसी महीने का एक कोई बड़ा अमाउंट था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका क्या कितना था, वो अभी कर्ज लिया। तो आप कर्ज ले रहे हैं, आपने संबल कार्ड बना दिए हैं, आपने कह दिया है कि साहब अगर किसी की दुर्घटना मृत्यु होगी या मृत्यु होगी तो उसको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, राशि दी जाएगी। मेरे पास बहुत से ऐसे, क्योंकि मैं सरपंच भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है योजना, बहुत छोटी छोटी योजना का लाभ जो आपको लोगों को देना होता है, वो उसी के आसरे लोग रहते हैं। तो पूर्व में भी उन योजनाओं को नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी ने आगे रखा, लेकिन आज स्थिति यह है कि जिन योजनाओं को आगे रख के वोट मांगती है, आज उसी योजना के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक नई योजना बना दी। आपके पास आय है नहीं, आप खर्च करते जा रहे हैं, आप कर्ज लेते जा रहे हैं। तो आज स्थिति बहुत खराब है मध्य प्रदेश में, और आप देखेंगे निश्चित ही परिणाम आपको भाजपा के लिए अच्छे मिलने नहीं वाले। अगर हम देखें मध्य प्रदेश का, तो क्या कांग्रेस की रणनीति जिला वाइज भी रहने वाली है कि जैसे नर्मदापुरम जिला कांग्रेस के गढ़ के साथ आज के समय में थोड़ी कमजोर स्थिति में आ गया है, तो यहाँ के लिए कोई विशेष योजना रहे?
देखिए, निश्चित ही कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री हैं, तो आप ये मान के चलिए कि हर एक गांव का विकास, नगर का विकास, जिले का विकास, आपको मानना पड़ेगा कि एक ऐसा विकास होगा कि आने वाले सालों में उसको याद रखा जाएगा। क्योंकि जब कमलनाथ जी की ओर देखते हैं तो हमें छिंदवाड़ा जरूर दिखाई देता है, और जब छिंदवाड़ा दिखाई देता है तो आपको विकास भी दिखाई देगा। एक इतना पिछड़ा हुआ जिला जिसको आज इस ऊंचाइयों पर अगर कमलनाथ जी ने पहुंचाया है, तो निश्चित ही देश प्रदेश की जनता और विधानसभा और जिले की जनता कमलनाथ जी को उसी नजरों से देख रही है कि कमलनाथ जी सीएम हों और हमारे सारे काम हों। भारतीय जनता पार्टी का एक आरोप रहा है कि जी। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई थी और जो लोगों को मिलने वाली सुविधाएं थी, जो योजनाएं थी, वो बंद कर दी गई। जी नहीं, ये आपका कहना इसलिए मैं उसको गलत कहूँगा कि कोई योजना बंद नहीं की गई। क्या होता है कि बात वही हो रही है कि जो शिवराज जी योजना चालू करते हैं, वो आगे देखते नहीं हैं, पीछे देखते नहीं हैं, और जैसे अभी एकदम कि योजना चालू कर दो, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, नारियल फोड़ना है, यहाँ फोड़ दो, वहाँ फोड़ दो, लेके चल रहे हैं नारियल। पर आप ये भी तो देखिए कि उसका आपको प्रभाव क्या पड़ेगा। मध्य प्रदेश के वित्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में मध्य प्रदेश की हालत कैसी होगी, आर्थिक स्थिति कैसी होगी। योजनाओं को चालू करना अलग विषय है, योजनाओं को सुचारू रूप से चालू रखना प्लस उससे प्रदेश को हानि ना हो, आने वाले समय में प्रदेश की जनता को हानि ना हो, इन सब चीजों को सोचते हुए कमलनाथ जी ने कुछ योजनाएं ऐसी थी उनकी जिनको रोका, मतलब रोका इस ऐसा नहीं रोका कि साहब उनको बंद कर दिया। जैसे उन्होंने उनको लगा कि नहीं, कन्यादान योजना में पैसा देना चाहिए, तो उन्होंने 25,000 का 51,000 किया, बढ़ाया। पेंशन कांग्रेस के समय की चालू थी, 18 साल से हैं, नहीं बढ़ा पा रहे थे, केंद्र में सरकार थी तब बढ़ी पेंशन, उसके बाद सब कमलनाथ जी आए फिर बढ़ी, 300 से 600 हुई। तो कमलनाथ जी ने किसी योजना को बंद नहीं किया। अगर आप बात करेंगे तो कमलनाथ जी बात कर रहे थे कि जो पंचायतों में 1,25,000 30,000 रुपए मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास के, वो 2.5 लाख करूंगा। ये कमलनाथ जी का विजन था। उन्हें मालूम था कि जब व्यक्ति वहां से शहर से खरीद के लाएगा गिट्टी सीमेंट रेत और गांव लेके आएगा तो उसको महंगा पड़ेगा। पर उल्टा है, नगर में 2.5 लाख था, ग्रामीण में 1,25,30,000 रुपए था। कमलनाथ जी का जो शहर में मिलेगा वही राशि पंचायतों को मिलेगी। तो एक विजन था उनका, इस किसी योजना को बंद करने का कमलनाथ जी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, और उन्होंने इस योजनाओं को और अच्छे तरीके सुचारू ढंग से चलाने का काम कमलनाथ जी ने किया। कांग्रेस की सरकार लगभग 15-18 महीने रही थी। जी। उसका सरकार भी गई, कई तरीके की चीजें सामने आती है। कांग्रेस का पक्ष रहता है कि भाजपा ने विधायक खरीद लिए, सरकार गिरा दी। जी। वहीं भाजपा का आरोप रहता है कि कांग्रेस की सरकार तो आपसी खींचतान में गिरी गिरी है। तो क्या लगता है कि ऐसी भी स्थिति क्या बन गई थी कि अ, उसे हम संभाल नहीं पाए? नहीं देखिए, ये सब कहने की बात है। और देखिए आप कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है, तो चाहे वो कोई भी हो, तो वो अपना खुद के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता, वो हमेशा सामने वाले के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता है, और वही हो रहा है। आज जो विधायक गए हैं, पैसे लेके गए हैं। आज शायद आपको भी कहीं ना कहीं भनक होगी, हर एक व्यक्ति को पता है 35-35 लाख 35-40 करोड़ रुपए लेके जो विधायक चले गए हैं, और उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, वोटरों के साथ धोखा किया है। अगर उनको कांग्रेस ने टिकट दिया था तो उन्होंने कांग्रेस को जिताया था ना, किसी विधायक को तो नहीं जिताया था, जी। कांग्रेस को जिताया था। आज अगर वो लालच के कारण चले गए हैं, तो इसका बड़ा नुकसान जनता को हुआ। तो जनता को भी तय करना चाहिए कि जो इस तरीके से जो विधायक गए हैं, उनको सबक जरूर सिखाए। और आने वाले समय में आप देखिएगा जनता बहुत नाराज है। जो हमारी जन आक्रोश यात्रा निकल रही है, उसका भी प्रभाव सिर्फ कारण यही है कि जन आक्रोश हमको इसलिए नाम रखना पड़ेगा, जनता में बहुत रोष है, और जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल उखाड़ फेंकेगी। आज हरदा से भी यात्रा शुरू हो गई बिल्कुल है, बिल्कुल तो किस बिल्कुल। तरीके की यात्रा रही है और हरदा का आज का अनुभव कैसा रहा है? बहुत बहुत ऐतिहासिक यात्रा थी, मैं उसमें शामिल हुआ। माननीय सुरेश पचौरी जी उसके संयोजक हैं, और भी लीडर उनके साथ से संयोजक हैं, और बहुत ही ऐतिहासिक सभा रही।
इतने लोग प्रशासन ने काफी कोशिश करी कि लोग ना पहुंच पाए, कई जगह बैरिकेड्स भी लगाए गए। उसके बावजूद जब मंच से घोषणा हुई कि अगर उनको नहीं आने दिया जाएगा तो आगे दूसरे तरीके से आंदोलन होगा, तो उसके बाद प्रशासन ने फिर ढील दी। उसके बाद लोग पहुंचे और बहुत बड़ी एक सभा हुई, हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई और बड़ी यात्रा पैदल मार्च पूरे विधानसभा में हुए। उसके बाद टेमरनी में भी नुक्कड़ सभा वगैरह है, पूरे भ्रमण भी टेमरनी का है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों में आक्रोश है, जो हम लोग निकले और हमने जब देखा कि जो लोग खड़े हुए हैं रोडों के बगल में, दुकानों पर, दुकानों के जो मालिक हैं, उनके जब हमने चेहरे देखे तो जो सुकून था उस भीड़ को देखकर हमें एहसास हुआ, हमें यकीन है कि उनके अंदर जो सुकून था वो आने वाले समय में कांग्रेस की वोट में जरूर तब्दील हो। अब अगर हम बात करें कि जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस को अच्छा फल दिख रहा है, ये जी सारी चीजें रही है। पिछली बार भी माहौल कांग्रेस के पक्ष में था। जी आज भी हम देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि 39 सीटों पे प्रत्याशी घोषित कर दी जो लंबे समय से हार रही जी थी। जी ऐसी कांग्रेस भी नर्मदापुरम जिला हो या अन्य सीटें हो जो लंबे समय से हार रही है, तो क्या कांग्रेस के लिए बेहतर होता है कि इन सीटों पे प्रत्याशी को एक प्रचार प्रसार का एक समय थोड़ा ज्यादा मिल जाता? निश्चित ही देखिए क्या हो रहा है कि उसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं, दुखद परिणाम भी हो सकते हैं। और मैं ये मानता हूं कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कुछ समय लेकर अगर टिकट की घोषणा कर रहा है तो निश्चित ही कुछ ना कुछ सोच के साथ कर रहा होगा। क्योंकि हम लोगों जो भी प्रत्याशी हैं, हम सभी लोगों को कहा गया है आप अपनी ताकत के साथ काम करिए, जमीन पर काम करिए, लोगों के बीच बीच में रहिए, संगठन के साथ मिलकर काम करिए। क्योंकि आने वाले समय में हम सभी लोगों ने तय किया है कि हमारा जो प्रत्याशी होगा वो हाथ का पंजा होगा, ना कि कोई व्यक्ति होगा। तो नाम की घोषणा होना है, बाकी हमारा प्रत्याशी तो तय है, हाथ का पंजा। जो संगठन के कार्यक्रम होते हैं वहां पर तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी एकजुटता कांग्रेस में दिख जाती है, जी लेकिन हम जमीन पर जनता के बीच के कार्यक्रम देखें तो वहाँ स्पष्ट तौर पे गुटबाजी जैसी स्थिति बन जाती है। जी तो ऐसे में कैसे हाथ का पंजा जीत दिला पाएगा? देखिए क्या होता है, आप ये देखेंगे कि हर व्यक्ति के अपने अपने एक समर्थक होते हैं। उन समर्थकों के बीच में वो अपनी बात रखता है। मेरे समर्थक होंगे, वो समर्थक मेरी बात रखेंगे, मैं मेरी बात रखूंगा। तो निश्चित ही हर व्यक्ति अपनी अपनी बात रखता है और यही आपको देखने को मिला होगा, जमीन पर देखने को मिला होगा। उसको आप नेगेटिव ना लेते हुए अगर ये सोचें कि हर व्यक्ति को जब अपनी बात कहने का अधिकार है और हम लोगों ने तय भी किया है, सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयारी करें, अपने अपने हिसाब से काम करें, अपने अपने हिसाब से फील्ड पर जाएं। लेकिन जब भी जिस दिन भी प्रत्याशी घोषित होता है उस दिन हमें एकजुट होकर और कांग्रेस को यहाँ जीत दिलानी है। बात अगर हम जितेंद्र सिंह सोलंकी की करें तो जी संगठन में आप सक्रिय हैं, जी जी दावेदारी है, जी जातिगत समीकरण भी कहीं ना कहीं जी पक्ष में नजर आते हैं। जी लेकिन भाजपा कहें या कांग्रेस के ही आपके कुछ अति शुभ चिंतक जी कहें, जी पंचायत का मुद्दा अक्सर उठ जाता जी है जी कि जो पंचायत चुनाव हुए थे जी उसमें जो परिवार में हार हुई जी है, जी 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 तो वो कैसे देखिए निश्चित ही क्या लेते होता हैं? है, एक तो वो चुनाव होना नहीं था। हमारा उद्देश्य था उस चुनाव को निर्विरोध कराने का। और उस जिस समय चुनाव हुए उसके पहले ही मेरी आपस में बात हुई थी, क्योंकि मुझे बड़ा चुनाव लड़ना था और लगभग रेगुलर में सरपंच रहा, लोगों के बीच में रहा। तो लोगों ने मुझसे कहा कि भैया अपन मौका दे दें सामने वाले को। तो मैंने कहा ठीक है, अपन ऐसा कर लेते हैं। और ये सब चीज़ें मेरी बातें हुई। और उसके बीच जब मेरी माताजी की तबीयत खराब हुई तो मैं गया मुंबई। और उस बीच में कहीं हमारे भाई साहब जो कि नॉन पॉलिटिकल हैं, कभी पॉलिटिक्स में रहे नहीं, तो मन बन गया और फॉर्म भर गया, चुनाव की परिस्थितियां बन गई। तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं उथल पुथल हुई और उसका नतीजा रहा कि वो माइनस हुआ। बाकी परिवार में ही है, वो भी परिवार का व्यक्ति है। और मैं तो ये मानता हूँ कि वो कहने वाले भी सही कह रहे हैं, भाई है तो परिवार की बात। लेकिन निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छी
चीज़ भी ये हुई कि जब आप कहीं कुछ किसी चीज़ पर ठोकर खाते हैं तो बहुत तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं और कुछ गलतियाँ जो आपसे होती हैं उनको आप सुधार करते हैं। जैसा अगर मैं उस चुनाव में ताकत से मेरा निर्णय रख देता तो शायद वो चुनाव नहीं होते, चुनाव नहीं होते तो आज जो बातें बाहर आ रही हैं वो बातें बाहर नहीं होती। जो घर की बातें थी वो घर में रह जाती। पर चूंकि अगर बाहर आई हैं तो ठीक, उनके हिसाब से वो ठीक कह रहे होंगे। मैं उनको सही नहीं मानता क्योंकि वो चीज़ें कुछ अलग था, कुछ माहौल अलग बन गया था, कुछ बातें अलग थी, होना कुछ और था, मैं चाह कुछ और रहा था, हो कुछ और गया। जी। विधानसभा चुनाव होना लगभग साल 1.5 साल पहले हम जनपद और नगर पालिका चुनाव की बात करें, सिवनी मालवा जी, विधानसभा के सिवनी मालवा ब्लॉक जी, के, जी, कांग्रेस मजबूत नजर तो आई है, जी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता की कोशिश तक पहुंचने में थोड़ा सा दूर रह गई। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा चुनाव लड़े, नगर पालिका बहुत अच्छा लड़े, हम जनपद के चुनाव बहुत अच्छे लड़े, हम केसला में भी हमने जनपद का प्रयास किया और फिर वही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता और पैसे का दुरुपयोग किया और कुछ यूँ कहें कि शायद कुछ जो लोग थे हमारे, कुछ उन लोगों से भी गलती हुई जिसका परिणाम हमें हार में देखना पड़ा। जनपद नगर पालिका में जो हुआ, लेकिन अगर थोड़ा सा साथ में ही हम देखें तो जिला पंचायत में जो हुआ था, कांग्रेस ने भाजपा को संभलने का मौका भी नहीं दिया और 5 सदस्यों वाली कांग्रेस अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बना दी। तो क्या उसने भाजपा को सचेत कर दिया इन चुनावों में कुछ बिल्कुल, भी? बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित ही आप बिल्कुल सही उस पर हैं कि जो काम जिला पंचायत में हुआ, उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक जिस तरीके से उनकी हार हुई और शर्मनाक हार हुई, तो निश्चित ही उन्होंने उस चीज़ में मन बनाया और उन्होंने ऐन कैन प्रकैन जैसे भी हो, साम-दाम, दंड-भेद जो करके, उन्होंने बाकी दूसरे चुनाव में आगे बाजी हमसे मारी। जिला पंचायत का कांग्रेस कहाँ पिछड़ गई कि जब जिला पंचायत में विपरीत परिस्थितियों के बाद हम जीत हासिल कर ली, लेकिन जनपद और नगर पालिका में तो उससे ज्यादा करीब थे हम। हाँ, बिल्कुल, आपका कहना निश्चित है, लेकिन फिर वही बात होगी कि कहीं न कहीं उसमें हम लोगों के आपसी एक तालमेल था, वो बन नहीं पाया और उसके कारण ही हम पीछे रह गए। बाकी जो हमारे जनपद में उपाध्यक्ष हैं, वो ऐतिहासिक उन्होंने जीत दर्ज करी। जो हो सकता था कि हम अध्यक्ष भी हम बना पाते, उसमें कहीं कुछ चूक हुई है, उनको सुधारा जाएगा। जी। चुनाव की हम बात करें कि अब 1 महीने के बाद आचार संहिता, अगले महीने में, मतलब 1 महीना भी नहीं बचा है, 5-6 जी, अप्रैल अक्टूबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी। जी। कांग्रेस के सिवनी मालवा विधानसभा के लिए क्या प्रमुख मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ किसान बहुत अ, एरिये में किसानी होती है, तो किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ फैल हुई, ना बिजली दे पाए, ना पानी दे पाए और ना किसानों को खाद, यूरिया, दवाई दे पाए और दी तो नकली दी। आपने देखा होगा पेपर, समाचार पत्रों के माध्यम से कि कितनी जगह छापे डले, खरीदी हुई तो उसमें पैसा लिया गया, मूंग खरीदी हुई उसमें पैसा लिया गया, उसके बाद भाजपा के लोगों द्वारा मट्टी तुलवाई गई और जो किसान रहे उनका माल समय पर नहीं बिका, समय पर उनको भुगतान नहीं हो पाया। ये बड़े मुद्दे हैं और इसी से जुड़ा व्यापारी है यहाँ। व्यापारियों के लिए कोई विशेष सुविधाएं नहीं है, युवाओं के लिए कोई रोजगार के यहाँ आपको कहीं कुछ वो नहीं मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे महिलाओं के यहाँ समूह बने हैं, लेकिन समूह में सिर्फ पैसे की कालाबाजारी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है कि 10,000 हम आपको देंगे, 2,000 आप हमको देना। जो कोऑर्डिनेटर हैं वो काम ये कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जनता के पास जनता का पैसा पहुंचना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। इससे चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, युवा हो, किसान हो, सब दुखी हैं और इस सारे मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता ही ये मुद्दे लेके हमारे पास हमारे साथ है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करारा जवाब देगी। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनका कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं?
देखिए, चूंकि हम तो विपक्ष में हैं, तो हम कहेंगे तो यही होगा, चाहे कि साहब बहुत अच्छा था लेकिन इन्हें तो ऐसा विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उनसे नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही उनका विरोध है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट नहीं है। यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक लोगों के अंदर किसी को भी किसी पद पर बैठाया जाता है जनता द्वारा, तो जनता एक बहुत बड़ी आस लेके बैठालती है। उसमें कहीं भी ये सफल नहीं हुए। इनके पास गिनाने के लिए एक काम नहीं है कि ये काम गिना दें कि मैंने 5 साल में ये काम करे। तो विधायक जो यहाँ रहे, मैं नहीं मानता कि वो यहाँ एक भी काम जनता के हित में कर पाए। कांग्रेस की सरकार बनती है, जी। अगर आप विधायक बनते हैं तो प्रमुख काम कौन से रहेंगे, जो प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, किसानी से जुड़े जो भी मुद्दे रहे हों, किसान के हित में जो भी काम होगा, सबसे पहले किया जाएगा। उसके बाद मैं युवा हूँ, तो युवा के लिए जो काम होगा, वो सबसे पहले किया जाएगा। चाहे आप स्किल डेवलपमेंट के काम हों, या कमलनाथ जी से बात कर कर जिस तरीके से उन्होंने अपने ज़िले में छिंदवाड़ा में काम किए हैं युवाओं के लिए, वो सब चीज़ें मैं यहाँ चाहूँगा कि सिवनी मालवा विधानसभा में, ज़िले में हो, जिससे यहाँ का युवा जो दर-बदर भटक रहा है रोज़गार के लिए, काम के लिए, उसको परेशान ना होना पड़े। दूसरा, महिलाओं के लिए कुछ ऐसे काम करूँ, जैसे आप हरियाणा या राजस्थान में देखें आप, या आप दूसरी जगह देखिए, आप महिलाओं के लिए, महिला को घर पर काम। आप छत्तीसगढ़ देखें आप, महिलाओं की स्थिति सुधरी है। अरे गोबर, आप सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते आप, छत्तीसगढ़ की सरकार, आपका गोबर, जो गौ माता गली गली की हो गई है, जिनको आदमी पूछ नहीं रहा है, अगर दूध नहीं लगता है गाय को छोड़ दी जाती है। वहां उन्होंने एक उद्देश्य दिया। देखिए, अब ये काम करने की नियत और तरीका होता है। आज छत्तीसगढ़ में आज गौ गौ माता गोबर की अगर उपलब्धता, पैसा मिल रहा है उसका, तो लोगों को आज मजबूरी है कि उस गाय को रखूं संभाल कर। आप देखेंगे सड़कों पर किस तरीके से मारी मारी गाय फिर रही है। हम भी प्रयास करेंगे कि यहाँ ऐसे उद्योग, ऐसे काम लगाए जाएं और करे जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत पोटेंशियल है। ये क्षेत्र बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ समर्थन करते हैं आपके हर काम के लिए। तो यहाँ लोगों को एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो इनकी भावनाओं को समझे। और निश्चित ही मैं आज 15 से 20 साल लगभग मुझे निरंतर यहाँ हो गया है, तो मैं इन भावनाओं को समझ रहा हूँ। आने वाले समय में कमलनाथ जी के साथ मिलकर के यहाँ बहुत अच्छी योजना के साथ काम किया जाएगा, और इसका निश्चित ही लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा, और जनता कमलनाथ जी को धन्यवाद जरूर करेगी। चुनावी समर में जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से तो अपील करूंगा कि आपने निरंतर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 18 वर्षों से मध्य प्रदेश में बिठाल के रखा है। 3 बार से यहाँ विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपने सबको देख चुके हैं। यहाँ निश्चित ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग करें। हमारी माताओं को, बहनों को, युवाओं को, किसानों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, इसकी जवाबदारी हमारी है। आज हमारे साथ मौजूद थे जितेंद्र सिंह सोलंकी जी, कई सारे सवालों के जवाब दिए, राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करी। जल्द ही हम मिलेंगे एक और राजनीतिक शख्सियत से।